पैनमा पेपर्स वाला केस जो है वो एक दफ़ा फिर से खटिया में पड़ गया है। इस तरह से कि जस्टिस अजमत सईद, ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको आज तकलीफ़ हुई। उनको बताया गया कि हस्पताल गए और एंजियोप्लास्टी हुई और वहाँ पे उनको स्टेंटिंग हुई है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफा दे, क्योंकि ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए इस वक्त उनकी बहुत ज़रूरत है। जो वो काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे थे, वो इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है। यहाँ पे 3 सवालात उठते हैं। मैं प्रोग्राम में आने से पहले कानूनी माहिरीन से बात कर रहा था और उनका कहना है कि 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हेयरिंग्स जो हैं वो तकरीबन 3, 4 या 5 दिन के लिए, जब तक उनको डॉक्टर्स रेस्ट कहते हैं ऑनरेबल जस्टिस अजमत सईद साहब को, तब तक के लिए वो मुलतवी हो जाएं। दूसरी सूरत यह है कि नया बेंच बनेगा और अगर नया बेंच बनेगा तो जनाब उसको दोबारा से लीगली नए सिरे से पूरी हेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हेयरिंग शायद वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये तो अब माहिर कानूनदान हमारे साथ हैं, वो इसके मतलब बताएंगे। और 2 सवालात उठते हैं, अब 2 सवालात तो नहीं, 2 बातें उठती हैं। एक तो ये कि क्या मियाँ साहब की कोई गैबी इमदाद हो गई और उनको एक टाइम मिल गया कि सेनेट के इलेक्शंस हो जाएं और 2017 में वो बड़े आराम से जल्दी से इलेक्शंस अनाउंस कर दें और दोबारा मेजॉरिटी ले लें, या ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, मज़ीद इम्तिहान है, क्योंकि जितनी देर तक पैनमा का मसला हल नहीं होता, बच्चा जो है इस मुल्क में मियाँ साहब के शक्ल का कार्टून बना रहा है, उनकी दौलत के कार्टून्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे तमस्खर उड़ाया जा रहा है। और पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मसलहत है। यकीनी और हकीकी तौर पे अल्लाह ताला के जो प्लान्स हैं वो सबसे एहसन और अच्छे प्लान्स होते हैं। अब देखना यह है कि मुल्क और कौम के लिए आगे चलकर क्या अनफोल्ड होता है। लेकिन जो बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीडर्स अपनी कौमों को किस तरह से लीड करते हैं, एग्जाम्पल से लीड करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आपका अपने मेहमानों से तारुफ भी करवाता हूँ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप खरा साज देख रहे हैं। मुझे लतीफ़ कोसा साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रज़ा रूमी, अमेरिका से सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल, रहनुमा PTI कराची से। लेकिन पहले ये तो ज़रा देखें। लीडर साहिब किरदार होता है और मिसाल कायम करता है। यही वजह है कि जब भी लीडर पर इल्जाम आता है तो वो अपना मनसब छोड़कर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर देता है। तरक्की याफ्ता अक़वाम और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान एक बड़ा फर्क बाकिरदार लीडरशिप है। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37वें सदर थे। जब 1972 के अवाइल में वाटरगेट स्कैंडल सामने आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बसूरत दिगर उनका मुहासिबा कांग्रेस करती और हमारे हुक्मरानों के बरखिलाफ ये कबूल किया कि उनकी पॉलिसी गलत थी। इसी तरह निक्सन के नायब सदर स्पीरो एग्न्यू ने भी करप्शन के इल्जाम की बिना पर इस्तीफा देकर सिस्टम को न सिर्फ बचाया बल्कि मजबूत किया। इसराइल की आयरन लेडी और चौथी वजीर आजम गोल्डा मेयर ने 1973 की अरब इसराइली जंग के बाद सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया था कि अपोजिशन इस बात पर तनकीद कर रही थी कि इसराइल अरब ममालिक से लड़ने के लिए तैयार न था। गोल्डा मेयर ने अपने किरदार की अजमत का मुजाहिरा करते हुए इस्तीफा दे दिया, जबकि हमारे वज़रा निहायत बेशर्मी से हर हादसे के बाद कह देते हैं कि मेरे इस्तीफे से क्या फर्क पड़ता है। हंगरी के वजीर आजम पॉल श्मिट एक मकबूल अवामी लीडर थे जो यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर भी रहे। 2012 में उन्होंने एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने PhD के थीसिस में नकल की थी, इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा उनके किरदार की मजबूती का मुजाहिरा था, जो पाकिस्तानी सियासतदानों और वज़रा में नजर नहीं आता, जो जाली डिग्रीज पर शर्मिंदगी की बजाय दोबारा निहायत ढिठाई से इलेक्शन लड़ने आगे आ जाते हैं। 5 अप्रैल को पैनामा लीक्स के मंजर आम पर आने के ठीक 2 दिन बाद आइसलैंड के वजीर आजम सिगमेंडर डेविड ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और 7 अप्रैल को मुस्ताफी हो गए। उनके इस्तीफे की बड़ी वजह उनका एक टीवी को दिया इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने गलत बयानी की और असासे छुपाए। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी पार्लियामेंट में गलत बयानी की, मगर निहायत ढिठाई से अदालत में तकरीर पर इस्तिस्ना मांग लिया।
हाल ही में बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने ब्रेक्सिट रेफरेंडम में बरतानवी अवाम के फैसले की ताजीम में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके ख्याल में यूरोपीय यूनियन में रहना बरतानवी मफाद में था, जबकि अवाम ने उसके बरखिलाफ फैसला दिया। डेविड कैमरॉन ने जब देखा कि अवाम और उनकी सोच मुख्तलिफ है तो उन्होंने अवाम के हक में फैसला दिया। काश हमारे हुक्मरान भी ये बात समझ जाएं कि लीडर को अपने किरदार की बिना पर याद रखा जाता है। 2016 में ग्वाटेमाला के सदर ऑटो पियर्स ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन पर करप्शन का इल्जाम था। मीडिया और अपोजिशन की जानिब से तनकीद पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऑटो पियर्स ने इस्तीफा देकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो शायद तीसरी दुनिया के ममालिक खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक में कोई नहीं सोच सकता। पाकिस्तान में सियासतदान किरदार की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जब वो अपोजिशन में हो। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। शायद इसलिए किरदार वाली कौमें बुरे से बुरे हालात में न सिर्फ सरवाइव कर जाती हैं, बल्कि सख्त हालात में कुंदन बनकर निकलती हैं। वेलकम बैक। और जनाब लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जस्टिस अजमत सईद जो हैं, अगर वो 2 या 3 दिन या 4 दिन अस्पताल में रहते हैं तो उससे इस केस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हेयरिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, चूँकि ये 5 रुकनी बेंच बनी है तो इसलिए एक भी अगर जज साहब वो बावजूद इलालत नहीं आ पाते तो ये केस नहीं चल सकता है। इसलिए जहाँ तक आपने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन का तो सवाल पैदा नहीं होता है, इसलिए कि ये स्टंट जो है डलने से मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन या मैक्सिमम 4-5 दिन के बाद ये वापस अपना काम पर कर पाएंगे और उस वक्त तक ये जाहिर है कि मौखर रहेगा, ये केस नहीं चल पाएगा। सो इसलिए उनका रूह बसेहत होने तक या उनके वापस अपने मनसब पर आने तक ये केस तवालत का शिकार हो जाएगा। अच्छा खोसा साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ जो कानून को समझते हैं लोग, कि जो कतर से खतूत आए हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत है भी कि नहीं? देखें, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक बात तो ये है कि जो उन्होंने एक तहरीर लिख दी है, जब तक वो अदालत में आकर इसको ऑन नहीं करते, और ऑन करना सिर्फ ये नहीं है कि वो इसकी आगे तस्दीक करें, बल्कि इस पर उनको जो है जरा भी होनी पड़ेगी। इनको सवालात जो हैं वो जो भी इसमें से उठेंगे, चाहे वो दूसरे फरीक की जानिब से उठें या अदालत इन पर जो है इस्तफसार करना पसंद करे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। कतरी ख़त तो वैसे भी आप देखिएगा, अगर इनका पहला ख़त देखें तो वो मुकम्मल इबहाम पर मबनी है कि मैंने सुना था, मेरे यकीन में है, मेरी दानिश में है। उनकी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि उनके सामने एक चीज़ हुई, उनके वजह से हुई, उनके ज़रिए से हुई, या उस पर उनके दस्तखत हैं या उनकी मौजूदगी में हुई। तो वो तो बिल्कुल हेयर से है, टोटल हेयर से है, उसकी कोई बिल्कुल कानूनी हैसियत नहीं है। और जो दूसरा ख़त है वो उन इबहाम पर जो उठाए गए अदालत में और जो मीडिया ने उन पर तनकीद की या मुखालफीन ने उनको जो है जिस अंदाज से उजागर किया, फिर उसको कवर करने के लिए एक बड़ी अजीब, वो इतनी बदनुमा शक्ल में दूसरा ख़त आया कि वो जजों ने भी, जज साहिबान ने भी ये कहने पर मजबूर हुए कि क्या ये ऊँटों पर लेकर ये कैश जो है 12 मिलियन दिरहम और बाद में 26 मिलियन दिरहम लंदन लेकर जा रहे थे। तो ये जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा मनी ट्रेल को साबित करने का ज़रिया नहीं है। और ये दुनिया का कोई शख्स भी, अदालत तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बहुत इदराक रखते हैं, कानूनी दस्तरस रखते हैं, और सारे उनके तजर्बे की रोशनी में ये कोई दुनिया का शख्स नहीं मानता कि ये बोरियों के ये नोट्स लिए हुए फिर रहे होंगे, 12 मिलियन दिरहम भी और फिर 26
मिलियन दरहम भी, और इसलिए ना तो कोई बैंक ट्रांजैक्शन दिखाने की अब ज़रूरत रह गई, ना किसी ड्राफ्ट को दिखाने की, ना किसी लेजर में दिखाने की ज़रूरत रह गई, और कोई ऐसी तहरीरी चीज़ जो उसकी ट्रेल को साबित कर पाती अब उसका ज़रूरत ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है जो भी उन्होंने कहना था कि जी ये हैं वो वसाइल और ये हैं वो शवाहिद जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपना पार्लियामान में कही थी, उसकी तकजीब कर दी, उसकी तरदीद कर दी, उससे जो है इनहराफ कर दिया और एक बिल्कुल नई कहानी लेकर चले गए अदालत में। और ये तजाद जो है ये अदालत ने भी जो बार बार कहा कि भाई हमें अभी तक तो कोई आप शवाहिद और सबूत नहीं दे सके, जो आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आपके पास हर सबूत मौजूद है इसके, जो आपने बातें की हैं कि ये कैसे खरीदे गए, उसमें तो कत्ल का जिक्र ही नहीं था। बात ये है कि इमरान इस्माइल साहब बैंक से कर्जे लेकर दुबई में मिल लगाई गई, मिल बैंक की डिफॉल्ट हुई, दुबई मिल के 75% हिस्सा फरोख्त करके बैंकों को अदायगी की गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट 12 मिलियन दिरहम कैश की सूरत में दिए गए, वो भी 6 किस्तों में। सवाल यह है कि उस सूरत में बैंक क्यों नहीं इस्तेमाल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबश्शिर साहब, बात यह है कि ये एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और दूसरा छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये कतरी ख़त का ड्रामा जो है ये भी अभी कोई नया नहीं है। शायद हम भूल जाते हैं जल्दी, हमारी याददाश्त कमज़ोर है मेरे जैसे लोगों की। आपको गालिबन याद होगा कि 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एक रशियन हेलीकॉप्टर यूज़ किया था और उसका भी इसी तरह तमाशा लगा था कि जी ये हेलीकॉप्टर के पैसे कहाँ से आए। वो नैब में भी केस खुला, सारी चीज़ हुई। फिर अचानक इसी कतरी ख़ानदान का ख़त आया कि जी ये हेलीकॉप्टर कैंपेन के लिए हमने मियां नवाज शरीफ साहब को तोहफा दिया है कि वो इस पर अपनी कैंपेन रन करें और इसके सारे अखराजात भी हम उठा रहे हैं। ये सारा इस तरह से मामला चल रहा है। उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, ना वो उसके अखराजात जो होंगे, पायलट की फ़ीस, पार्किंग, लैंडिंग चार्जेस। आप तो खुद पायलट हैं, आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि उसकी लैंडिंग चार्जेस, उसकी पार्किंग चार्जेस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी चलाना, उसके फ्यूलिंग, रीफ्यूलिंग, इन सब के अखराजात कितने होते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर के वो चार्जेस कहाँ से आए, किसने दिए, किसी को नहीं पता चला। बस वो ख़त आ गया, इन्होंने दिखा दिया तोहफा था, सब चुप हो गए। फिर इनको अब तोहफा आ गया, फिर तोहफे के बाद एक्सप्लेनेशन भी आ गई। और अभी मैं आपको कोई बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, लेकिन देयर इज़ अनदर लेटर इन कमिंग जो शायद अब दुबई से ड्राफ्टिंग जिसकी हो रही है कि एक और लेटर वहाँ से आएगा। तो ये तोहफों पे सारी ज़िंदगी चले, ना इन्होंने कभी टैक्स देना सीखा है। मुझे एक बात बताएं मुबश्शिर साहब, इनसे पूछना चाहिए कि जी आपकी जो अपनी स्टील मिल है, चाहे वो इत्तेफाक फाउंड्री हो, चाहे वो दुबई की हो, चाहे जद्दा की हो, चाहे वो कहीं और की हो, वो तो खूब नफ़ा देती है। आपकी अपनी जो एयरलाइन है, जिसके आपके एडवाइज़र बैठे हुए हैं आपके पास, जो अपनी एयरलाइन रन कर रहे हैं, वो तो नफ़े में है। पाकिस्तान स्टील लॉस में है, जिसके आप पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं, उसकी अपनी पाकिस्तान स्टील लॉस में है। आप जिस मुल्क के मालिक बने हुए हैं उसकी अपनी एयरलाइन PIA लॉस में है। उसका कोई एक इदारा मुझे बता दें जो आपने बेहतरीन चलाया हो। आप कहते हैं हमारे पास बेहतरीन, हमारे पास मैनेजर्स हैं, जी मैं ऐसे आ रहा हूँ, मैं वैसे आ रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क मार दिया पाकिस्तान का, अब आप देखें हम तरक्की कैसे लाएंगे। कहाँ है वो तरक्की? हमें तो नजर नहीं आई। हमें तो आज से भी एक बात पता चली है, लेकिन पहले जरा केस के ऊपर जरा सा फोकस कर लें। कोई ऐसा नाम आता है ना, सॉरी केस के ऊपर थोड़ा सा फोकस मैं केस पे कह रहा हूँ, मेरे अगर आबाजदाद के ऊपर कोई नाम आता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दादा परदादे जो मर गए हैं उनके ऊपर कोई गलत बात ना आए, खानदान ठीक से चले। ये एक अजीब खानदान है जो अपनी सारे काले करतूत अपने दादे के ऊपर डाल रहे हैं कि जी ये किसने किया था, दादे ने, वो किसने किया था, दादे ने। दादे कहाँ हैं, वो तो मर गए, ये खत छोड़ गए। रज़ा रूमी साहब ने अमेरिका से ज्वाइन किया। रज़ा रूमी हैज़ बीन अ कॉलीग, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया एडिटर रहे हैं और इस वक्त अमेरिका में दरस व तदरीस से भी मुंसलिक हैं। रज़ा, वेलकम टू खरा सच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। रज़ा साहब, बात यह है कि आप तो ख़ुद एक ऐसी फैमिली से हैं जिसका ताल्लुक़ कानून के पेशे से रहा। आपके वालिद बहुत काबिल एहतराम जज भी रहे। आपने ये सारी प्रोसीडिंग्स थोड़ा फॉलो भी की होंगी, देखी भी होंगी, और बाहर आई एम श्योर आपका लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा जब आप उनको बताते होंगे कि आप पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे किस तरह से लूट मार हो रही है और किस तरह से 20 करोड़ अवाम चुप करके बैठी है और देख रही है कि जनाब लूट मार करने वाला पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, दूसरा कर दे कुछ, अवाम ने कुछ नहीं करना।
बाहर का मुझे पहले बताएं, आप लोगों को कैसा लगता है इस केस को देखते हुए? देखिए, ये केस जो है, जाहिर बात है, आपने एक अच्छा उसका समरी बता दी है कि ये केस बिल्कुल ही एक तरह से मजाक बना हुआ है। जिस तरह की तावीलें दी जा रही हैं अदालत में और जिस तरह के मुख्तलिफ बहाने तराशे जा रहे हैं, तो उससे तो बहुत क्लियर ये साबित होता है कि ये तो दिहाइयों पर मुश्तमिल जो वो है एक पूरा तरीका कार करप्शन का, उसको छुपाने की कई जो है तावीलें पेश की जा रही हैं। और मैं खैर मजाक तो लोग नहीं उड़ाते इस बात का, क्योंकि देखिए ये हर जगह ही ऐसा है कि जहां भी लोगों के पास इक़्तिदार होता है वो वसाइल के ऊपर कब्जा करते हैं। मसला इस केस का सारा ये है कि शुक्र है कि पाकिस्तान का मीडिया और लोग जो हैं अब कुछ जागे हैं, क्योंकि ये कोई नई चीज तो है नहीं है। ये तो कई पिछले 20 साल से एक्यूमुलेटेड जो है, ये एक तरह से इनको वो छूट मिली हुई है, न सिर्फ शरीफ खानदान बल्कि दीगर भी बहुत सारे लोगों को, कि जहां पे आप कानून को की पामाली भी करें और अपने हक में हर तरह से उसको ट्विस्ट करें, बेंड करें। और ये अब उम्मीद ये की जाती है कि अदालतें जो हैं वो इसके ऊपर नोटिस लेंगी कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से कानून की हुक्मरानी तो कायम हो। रजा, प्रॉब्लम ये है, मुझे ब्रेक लेनी थी, लेकिन मुझे आपसे एक क्विक सवाल पूछना है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनरल मुशर्रफ अपने आखिरी अदवार में बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तमाम पार्लियामेंट उनके ताबे थी, सेनेट उनके ताबे थी, इदारे उनके ताबे थी। मुझ समेत, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, मुझ समेत बहुत से मीडिया वाले भी उनके हक में थे और उनके लिए दलाइल भी दे रहे थे। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाला केस हुआ, इफ्तिखार चौधरी से इख्तलाफात कता नज़र, लेकिन मॉरल ग्राउंड मुशर्रफ साहब के पैरों के नीचे से स्लिप हो गया और उनको एक दिन छोड़ना पड़ा। आपको लग रहा है कि यहाँ मियाँ साहब के नीचे से मॉरल ग्राउंड जो है वो निकल चुका है? देखिए, बिल्कुल मॉरल ग्राउंड यहाँ जिसे लेजिटिमेसी कहा जाता है, वो तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। अभी भी बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि शायद इस केस से कुछ नहीं निकलेगा और शायद वो निकल जाएंगे इस पूरी चीज से। वो तो खैर अब आगे ही पता लगेगा। मगर जो एक लेजिटिमेसी होती है इक़्तिदार की और पावर को एक्सरसाइज करने की, उसके ऊपर बहुत ही मैं समझता हूँ गहरा असर पड़ा है। और ये हम देखेंगे कि अगर ये इससे बच भी जाते हैं, फर्ज कीजिए तो 1 साल के बाद इलेक्शन ईयर है और उसके ऊपर इनकी साख को, सियासी साख को बहुत नुकसान होगा। ये आई होप कि उनको इस चीज का इदराक है, क्योंकि वो अगर वो ये अपना कुछ बचाव कर भी लें तो अवाम की जो अदालत है उसमें इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। सेनेटर लतीफ़ खोसा, जनाब रजा रूमी और इमरान इस्माइल मेरे से ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। है कि हमारे पास बेइंतहा बयानात शामिल हैं, हमारे पास मौजूद हैं, हुसैन नवाज़ के, हसन नवाज़ के, मरियम नवाज़ के, उनके वकला के, खुद मियाँ नवाज़ शरीफ के, और सब में इंतहा का तजाद है। और ये भी फैक्ट है कि 90 से ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अंडर स्क्रूटनी है। टिम सेबेस्टियन जो थे BBC के, उन्होंने अपने प्रोग्राम हार्ड टॉक में सबसे पहले इसकी निशानदेही की थी। उसके बाद क्वींस बेंच का एक ऑर्डर भी आया था, समन भी आया था, जिसमें इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब इस्तफसार किया गया था। फिर पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बिला तफरीक क्यों झूठ बोला जा रहा है? बिला तफरीक इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर तो इस केस में हकीकत है, एक्यूजेशंस में हकीकत है, तो यानी पूरी पाकिस्तानी कौम को लूटा गया, तो उसमें रंग व नस्ल और यानी इलाकी डिफरेंसेस और इलाकाई डिफरेंसेस, ये सारों से बालातर होकर सबको लूट लिया गया बेसिकली। तो फिर भी सारे चुप हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब कोई साबित हो जाए, कोई सबूत आ जाए। और सबूत क्या होता है? देखिए मुबश्शिर, मेरे ख्याल में ये सिर्फ मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब और उनके जो बच्चों के वकला हैं, या मोहतरम इसहाक डार साहब जिनका जुडिशल कन्फेशन और जिनका वो वादा माफ गवाह बनने का वो सबूत और उनका अहकामात भी आए, तो ये दरअसल उनमें सैर हासिल सुना जा रहा है ताकि ये किसी को शायबा ना हो कि कोई कानून के ऐसे तकाजे पूरे नहीं किए गए जिनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मैं नहीं समझता
कि एक तो है ना जनरल परसेप्शन, जिस तरह आप जानते हैं कि बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जो है वो जानता है कि और कह रहा है कि कतरी ख़त जो है ये झूठ है और ये एक ऐसी काविश है, कोशिश है, नाकाम कोशिश है जिस पे उसको मनी ट्रेल कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये तो सब के सामने आया है। इसी तरह जिस तरह आपने कहा, आपने मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा को बीच में से छोड़ दिया, शायद उनका भी आया 2000 में कि जी हमारे बच्चे पढ़ते थे और हमने ये फ्लैट्स जो हैं उनकी तालीम के सिलसिले में उनको ख़रीद करके दिए थे ताकि हमारा आना जाना और बच्चों का वहाँ रहना हो। और इसी तरह जो 99 की आपने जो है क्वींस बेंच की जजमेंट का हवाला दिया, उसमें भी जो हुदैबिया पेपर मिल्स का है और केस में, उसमें भी बड़ा अल तौफीक के केस में, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने जो है उसमें मॉर्टगेज थी जो उसके एडजस्टमेंट में आई, जिसका बाद में उन्होंने वो ज़ाहिर है नीलाम तो ना होने दिया लेकिन वो अदा करके वो 99 में ही उनका मुंदरज है। तो ये 93 और 96 के दरमियान ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और इसका बड़ा वाज़ेह सबूत है। और ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं 2005 की जद्दा की मिलें बेची और 2006 में वो ख़रीदे गई, ये झूठ है, वाज़ेह झूठ है। तजादात भी हैं, झूठ भी है, और मैं समझता हूँ कि अदालत को इस चीज़ का इदराक भी है जिसका उन्होंने बरमला उनसे इस्तफसार भी किया है। सो आप खातिर जमा रखिएगा, ये फ़ैसला जो है यकीनन एक तारीख़ साज फ़ैसला होगा। ये कौम के न सिर्फ किरदार के एक पहलू को जो है इस्तक़लाल देगा, मुस्तकिल करेगा कि झूठ बोलने वाला जो है इस तरह कौम के साथ मजाक नहीं कर सकता, मुल्क के लूट मार करके इस तरह से जो है वो मनी ट्रेल के जो है वो भी उसको भी ज़ायल नहीं कर सकता। टैक्स दिए बिना मनी लॉन्डर करके, स्मगलिंग करके, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होकर, झूठ बोलकर, गोशवारों में झूठ बोलकर, डिक्लेरेशंस में झूठ बोलकर जो इलेक्शंस के इतने जराइम का इर्तकाब इस शाही ख़ानदान ने किया है। और अब जो रीसेंट आया है, आपने देखा है मोहतरम इसाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट और उस पर जो उन्हें अप्रूवल की सैंक्शन मिली, वो मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था उस वक्त, तो उस वक्त ये कागजात सामने आए थे। और बदकिस्मती से ये हमारे कुछ अदालतों का जो रुझान है वो कुछ सेलेक्टिव रहा है। अगर यहाँ पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता तो कब का घर जा चुका होता और शायद वो जेलों में भी होते। तो बाहर कैफ इंशाअल्लाह इस मरतबा हमें बावर है, यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कौम की जो तर्जमानी करेगी, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर ये नवाज़ शरीफ के और मोहतरम नवाज शरीफ के दरमियान मुकदमा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, मोहतरम सवाल ये पैदा होता है इमरान इस्माइल साहब, बहुत से लोगों का ये ख्याल है, खुद मेरा भी ये ख्याल है, ऐसी बात नहीं है, कि आपके वकला ने इनिशियली अपनी केस की प्रेजेंटेशन बड़ी कमज़ोर की और वो उस तरह के दलाइल नहीं दे सके जो अदालत में पेश करने चाहिए थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ लेंदी हो गया। आप पहले ही लतीफ़ खोसा साहब से या एतजाज़ एहसन साहब से या किसी काबिल वकील से खिदमात इनकी ले लेते या कोई मशवरा ले लेते और कलेक्टिव विजडम के साथ आप वहाँ पे जाते तो बेहतर नहीं होता, आवाम के लिए भी और आपके लिए भी और सबके लिए? मैं समझता हूँ कि हमारी वकला की जो टीम थी वो बड़ी अच्छी टीम थी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर हम कोई पछतावा हो या शर्मिंदा हो जिसके ऊपर कि जी हमसे ये गलती हो गई या कुछ और हो गया। हामिद खान साहब हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं, पार्टी के भी मुखलिस हैं, फाउंडर मेंबर्स में से हैं, उसके अलावा हम कहाँ उसके अलावा जाते। बाकी जो लतीफ़ खोसा साहब या दूसरे लॉयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, हम सबसे इन टच रहे, बातचीत होती रही हमारी, मशवरे लेते रहे इनसे भी, और एतजाज़ एहसन साहब भी मशवरों में शामिल रहे और हैं आज भी मशवरों में शामिल हैं आज भी, तो उनसे हम लेते रहते हैं। मैं एक मुबशिर साहब एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताऊँ भी, आपके ब्रेक के दरमियान मैं ऐसे चैनल एक स्विच कर रहा था तो एक चैनल पे तलाल चौधरी साहब बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हम कोर्ट में इसलिए नहीं ला सकते, सबूत हमारे पास सारे हैं, शवाहिद सारे हैं, हम कोर्ट में इसलिए नहीं ला सकते कि हमारा सीक्रेसी एग्रीमेंट है और उस सीक्रेसी एग्रीमेंट को हम अपनी ज़बान का पास रखते हुए हम कोर्टों में पेश नहीं करेंगे। ये शायद अब कोई नया एक स्टैंड या स्टंट एक लाने वाले हैं कि जी अब डॉक्यूमेंट्स हम इसलिए नहीं पेश कर रहे कि वो हमारा सीक्रेसी एग्रीमेंट है। देखें, मॉरल ग्राउंड तो ये कब से खो चुके हैं, बच्चे इनके झूठ बोल बोल के थक गए हैं बाप को बचाने के लिए, बाप बच्चों को ही ओन नहीं कर रहे,
तबाही फेरी हुई है पाकिस्तान में। हर रोज जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का केस होता है एक नई चीज इनके ऊपर निकल आती है। अगर कोई जरा सा मॉरल ग्राउंड होता, जरा सी कोई गैरत होती, तो आज कोई इस्तीफे आपको देखने में मिलते हैं हमें भी कि जी ये इस्तीफे आ गए, ये बैठे हुए हैं। वो मॉरल जो ये सबक पढ़ा रहे थे पीपल्स पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर्स को कि जी आप पहले नीचे उतरें, फिर आप ये अपना दिफा करें और उसके बाद साबित हो जाए तो ना साबित हो तो आप फिर आके वजारत उसमें संभाल लीजिएगा, वो मॉडल अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो बिल्कुल मौक़िफ़ ही बदल गया है। अब इनको मालूम ये हो रहा है कि अगर यहाँ जो इनके हम हालात देख रहे हैं ना, देखें हमने हुकूमत पाकिस्तान पर तो केस नहीं किया हुआ, हमारा तो कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है हुकूमत पाकिस्तान में, हमने PMLN पे भी केस नहीं किया हुआ। हमने केस किया है उन लोगों के ऊपर जिनका पनामा में नाम आया है, उसके ऊपर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट, MNAs, MPAs, PIT डिपार्टमेंट, उनका पैसा, उनके वसाइल, सारा कुछ इसी के ऊपर लगा हुआ है कि हर आदमी डिफेंड करने को खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तलाल चौधरी से कि उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों खड़े हैं वहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ चलें तलाल चौधरी को तो कोई होगी। असल में तलाल साहब यहाँ पे होते तो बेहतर होता है ये सवाल। उनको क्या प्रॉब्लम है, मौजूद नहीं है, खड़े हुए डिफेंड कर रहे हैं। तलाल साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये सवाल इसलिए शायद वो तो होंगे नहीं ना सर, आपके प्रोग्राम में तो PMLN वाले वैसे नहीं आना पसंद करते। उनकी मेहरबानी है, आप बगैर नाम के कह देते तो फिर आपका जायज़ होता। बात यह है रज़ा रूमी साहब के मैं ये देख रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ज़रा सा हट के रूमी साहब, कि मैंने एक केस खुद फाइल किया था एज पिटिशनर और बैरिस्टर अली ज़फ़र उसकी पैरवी कर रहे थे कि 2 करोड़ 73 लाख जाली वोट हैं पाकिस्तान में, और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट किया और हमारी प्रेयर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए कि उनको एक्सपंज किया जाए। अच्छा, मेरी इत्तला ये है कि वो प्रॉपरली एक्सपंज नहीं हुए वोटर्स लिस्ट पे से। अब दूसरी बात यह है कि असगर खान केस और उसका वर्डिक्ट भी आपके सामने है, कई और केसेस हैं उनके वर्डिक्ट्स भी आपके सामने हैं। अदालतें तो अहकामात भी दे देती हैं, इम्प्लीमेंट तो आपने और मैंने करने, हमारे जैसे इंसानों ने करना है, वही अदालतों को मजबूत करते हैं और उनको ताकतवर बनाते हैं। अगर असगर खान केस या ये फेक वोट्स वाला केस, अगर इसकी जजमेंट्स इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट हो जाती तो शायद आज पैनामा केस की नौबत ही ना आती। बिल्कुल आपने सही कहा कि असल में तो ये देखिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इसके ऊपर कई सर्वे भी हुए हैं कि हमारी जो सिविल अदालतें डिग्री जारी करती हैं वो उनमें से भी बहुत सारी ऐसी हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है और ये अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस है। ये सिर्फ एक आपने अपने वोट्स वाला ये केस का जिक्र किया और इसकी भी, ये तो आई थिंक आपको दोबारा उठाना चाहिए क्योंकि इलेक्शन फिर से करीब आ रहे हैं और जाहिर बात है कि जो उनकी सेहत होती है, उनकी फेयरनेस, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये जो मौजूदा केस है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और ये इस तरह के जो मुख्तलिफ जराइम हैं, ये दुनिया भर में बड़े मुश्किल होते हैं इनकी प्रॉपर इनको प्रूव करना और इनको लाना। इस सिलसिले में ये पैनामा का एक मसला ये रहा है कि इसमें जो मीडिया के अंदर जो कुछ आता रहा है और जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग भी होती रही है, वो और जो कानूनी इसकी जो पैरवी है वो मिक्स हो गई है कहीं। और ये जैसा आपने पहले ये कहा कि जो वकला थे PTI के और जो कोर्ट का भी रिएक्शन आया, उसमें जारी बात है कि जो उसकी पैरवी के मसाइल रहे हैं एविडेंस के, और शायद यही एक वजह है कि जहाँ पे इनको थोड़ी छूट मिलने का इम्कान है या उनका ये ख्याल है। मगर ये देखिए, अदालती निज़ाम जो हमारा है, हमें उसकी ताख़ीर और इल्तवा का भी अच्छी तरह पता है। लाखों केसेस पाकिस्तान की कोर्ट्स में जो हैं वो पेंडिंग हैं और जो फैसले आ भी जाते हैं उनके ऊपर अमल दरामद पूरी तरह से नहीं होता। तो ये केस अब एक टेस्ट केस बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरा जो अदालती इंस्टीट्यूशन है, निज़ाम है, ये उसके लिए
के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर वो जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो कि लोग अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह से इंसाफ को और जस्टिस के सिस्टम को अपने हक में मैनिपुलेट करते हैं। ये कोर्ट को चाहिए होगा कि इसके ऊपर भी गौर करे कि ये सिर्फ केस एक फैमिली का या प्रॉब्लम एक और है रूमी साहब, मैं माजरत के साथ कता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूँ कि इसहाक डार साहब ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट ये ज़रूर उनका बयान है बाद में कि जनाब गन पॉइंट पे मेरे से ली गई, लेकिन उसमें जितनी तफसीलात हैं, बैंक अकाउंट्स, चेक नंबर्स और हवाले दिए हुए कुछ इंडिविजुअल्स के, वो सब के सब एक्यूरेट हैं और ट्रेस हो सकते हैं। उसके अलावा जितने लोग उसमें मेंशन्ड हैं उन सब के अलग अलग एफिडेविट्स भी मौजूद हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गन पॉइंट पे ली गई या फ्री विल पे ली गई उनके एफिडेविट, मनी ट्रेल तो मौजूद है रूमी साहब। जी बिल्कुल, देखिए शवाहिद बहुत सारे हैं। सवाल ये होता है ना कि वो अदालत में उसकी जो अदालत में उनको पेश करना एविडेंस और उसकी जो सेहत होती है, बहरहाल ये तकनीकी मसाइल हैं जो कि अभी दिखाई भी दे रहे हैं इस पूरी पहलवी में। बहरहाल मैं दोबारा आपको यही कहूंगा कि ये अब अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो आ गया है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक इशू ये बन गया केस, क्योंकि अगर इसमें नहीं बाकायदा तरीके से इंसाफ होगा या असर्शन होगी पाकिस्तान के कवानीन की, तो फिर यकीनन उनकी अपनी लेजिटिमेसी पे असर पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से इनको शायद इसका इदराक है। जो कमेंट्स भी आए हैं कोर्ट के बेंच की तरफ से, उससे यही साबित होता है कि उनको इस चीज की अवेयरनेस तो है। रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक के बाद खोसवार इमरान इस्माइल मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब, बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की गो ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसमें ज़िम्मेदार हैं, शायद करप्शन के इल्ज़ामात सही हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। ऐसी सूरत में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई होते हैं या अदालत उनको डिसक्वालीफाई करती है, तो उस सूरत में आप लोग फ्रेश इलेक्शंस के लिए जाना चाहेंगे या इन हाउस चेंज के लिए आप लोग ऑप्ट करेंगे? ये तो मुश्किल बाद में पता चलेगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ही समझने लगे हैं और मानने लगे हैं कि मेरा नाम नवाज जमहूरियत शरीफ है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो जमहूरियत भी नहीं रहेगी, ऐसा है नहीं। जमहूरियत उनके बाद भी चलेगी, उनके सिवा भी चलेगी, उनके अलावा भी चलेगी। ये तो अब आने वाला वक्त फैसला करेगा। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन जल्दी कॉल हो जाएं, ताकि ये इस जो एक भूचाल आया हुआ है इससे मुल्क बाहर निकले और हम किसी डगर पे चलें, कोई ऐसे रास्ते पे चलें जहाँ से करप्शन फ्री रास्ते का इफ्तिताह हो। आपने कोई तरमीम नहीं कराई, आपने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कराए, तो बिल्कुल मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ आप फिर इलेक्शन हार जाएंगे। नहीं, तरामीम इन्होंने की नहीं ना मुबश्शिर साहब। हमने पूरा जोर लगाया, कमेटियों पे लोग बैठे हैं, हमने ये बैठे हैं साथ में। लतीफ़ खोसा साहब, इनसे पूछें। सॉरी, आपने कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कोशिश भी नहीं की और आपने कोई अवाम के सामने वो तरमीम रखी नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं रखे आपने? हमने जब तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म पार्लियामेंट में ले गए, उस पर कमेटीज़ बनी हुई हैं, उस पर बहस हो रही है, हम प्रेशर डालते हैं, ये दूसरी तरफ हम उलझ जाते हैं बार बार। पहले हम उसमें धांधली वाले केस में उलझे रहे आधा टाइम, अब ये पनामा वाले केस में उलझे हुए। ये इससे जान छूटे तो हम वो सारी तरमीम लाएं। जान छूटेगी आपकी अगर आप लोग ये डिसाइड कर लें, अगर आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आपकी लीडरशिप जिसका नाम पनामा में है वो तो कम से कम इस्तीफे दे के हट जाए ना साइड पे, जिससे आप मियाँ नवाज शरीफ से जो डिमांड कर रहे हैं, तो कम से कम एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा, आपकी एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी पीएमएलएन के ऊपर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी कौन सी लीडरशिप का नाम पनामा में है? हमारी कोई लीडरशिप पनामा के अंदर, पनामा पेपर्स के अंदर तो हमारी लीडरशिप कोई मौजूद नहीं। जहांगीर खान तरीन है, पनामा में नहीं है सर। पनामा में चले ऑफशोर कंपनीज है ना, ऑफशोर अकाउंट्स हैं, मनी ट्रेल्स की बात है। इन्होंने ऑफशोर कंपनी का इन्होंने निकाला, तो गलत तो नहीं है सर। पनामा में नहीं है, अगर होता तो फौरन इस्तीफा दे देते उनको। अगर खोसा साहब, प्रॉब्लम ये है कि हम सारे एहतसाब चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे से कोई सवाल कर रहा होगा, सबसे बड़ा टैक्स पेयर है
मैं खोसा साहब, प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं कहूँगा पहले लतीफ़ खोसा साहब से करो, पहले एतजाज़ हसन से करो, मेरे से क्यों कर रहे हो? तो ये शुरू कहाँ से करें हम? देखिए मुबशिर, यही अलमिया है कि भाई पानामा लीक पर इल्ज़ाम आप पर लगे। आप कहते हैं जी हम आप भी तो हैं, आप अपना हिसाब दें, फलां करें। देखिए ये बात अजीब है, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं हुआ है। हर एक ने अपना अपना जो है मौक़िफ़ बयान किया है। कुछ मुस्ताफ़ी हो गए जो गैरतमंद थे, कुछ ने पार्लियामान में अपना जो है अपना मौक़िफ़ बयान किया और अपनी सफाइयाँ पेश की। और यहाँ तो पाकिस्तान में तो ये यहाँ तो पार्लियामेंट को उन्होंने कहा कि मेरा सियासी बयान था। आपकी पार्लियामेंट तो एक मजाक है। ये सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, लेकिन इसकी तहरीके इस्तेहकाक ऑपोजिशन ने मूव कर रखी है कि ये जो है इसका इस्तेहकाक मजरू हुआ है। अगर इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है तो भी ये जो है इसके जो जवाबदेह हैं, और अगर इन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है तो फिर इन्होंने परजरी भी की है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो देखिए ये अब कैच 22 में ये फंसे हुए हैं उस भंवर में, जहां अगर इसहाक डार साहब अपने उस इकबाली बयान से मुनहरिफ होते हैं, चूंकि ये वादा माफ गवाह बने हैं, मुनहरिफ होते हैं तो फिर ये मुल्जिम होकर अंदर जेल में जाएंगे, यही कानून है। और अगर ये इस पर जो है कायम रहते हैं और ये गवाह बनते हैं तो फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी ट्रेल बिल्कुल साबित होती है। और जिस अंदाज से काजी फैमिली ने, जिस तरह इन्होंने 1064 करोड़ रुपया मनी लॉन्डर करके भेजा और उसके बाद उसको ब्लैक को वाइट मनी जिस तरह से इन्होंने करके फिर दोबारा इन्होंने ये लूटा है, इस मुल्क की इस धरती माँ को लूटा है, ये मैं नहीं समझता कि ये जवाबदेह हो सकते हैं। देखिए मुबशर, ये अब डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। अगर आपने करप्शन के आगे कुछ बंद बांधना है तो ये मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। और अगर आपने इखलाकी कदरों को कुछ भी, देखिए जो सीनियर जज साहब इस वक्त डील कर रहे हैं, उन्होंने जो उसमें लिखा पिटी द नेशन, जो उन्होंने एक हमारे ही खिलाफ वजीर आजम के एक केस में लिखा, उन्होंने वो पढ़ने वाला है कि जहां उस मुल्क की क्या आप तरस आता है उस कौम पर जिस कौम में झूठ और सच का इम्तजाज ना हो, जिस कौम में जितना ज्यादा लुच्चा हो, डकैत हो, उतना ही ज्यादा वो उच्चा और वो इक्तदार में होता है। तो ये बेहिसी के आलम में, जिसमें आपने भी पहले जिक्र किया कौम किस तरह जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी अंडर दैट इम्पल्स है कि वो इनके इखलाकी कदरों को भी बहाल करे, इस कौम की, इस मुल्क की, और इस मुल्क में जो करप्शन का नासूर है उसको भी बंद करे। तो ये बड़ा सादा सा केस है। जब आर्टिकल 122 कानून शहादत कहता है कि अगर एक चीज आप तस्लीम करते हैं तो फिर बार सबूत आप पर है, और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि भाई देखिए, जब आप मानते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, जब आप तो मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं मानते, उनको याद नहीं है तो अपना के पैसे कैसे गए बाहर। बट लतीफ़ खोसा साहब आपका शुक्रिया, इमरान इस्माइल थैंक यू, एंड रज़ा रूमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस अजमत, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचे कि इस वक्त पूरी कौम आपकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही है, दुआ को है, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और वापस अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।